आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग यूनिट 3 के चैप्टर 2 के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को, जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मेशन नहीं, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको जानेंगे, किस तरह से वर्क करता है इसको जानेंगे, और क्या सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी है कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर को। तो जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर था उसको हम लोग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और जो अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर उसको सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो क्यों कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर को 2 वाइंडिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर को सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, इस पे भी आज हम लोग इस टॉपिक पे भी जिक्र करेंगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से इस तरीके से अलग होता है क्योंकि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर की कोर पे 2 साइड में वाइंडिंग्स होते हैं और 2 अलग अलग वाइंडिंग्स होते हैं। एक वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं और एक वाइंडिंग से लोड कनेक्ट करते हैं। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे इससे अलग है, एक ही वाइंडिंग यूज करते हैं, उसी एक वाइंडिंग से हम लोग सप्लाई भी कनेक्ट करते हैं और उसी वाइंडिंग के थ्रू हम लोग लोड को भी कनेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे कि इस वाइंडिंग में किसको प्राइमरी समझेंगे और किसको सेकेंडरी समझेंगे। तो जब वाइंडिंग एक ही है यानी कि एक ही वाइंडिंग प्राइमरी का रोल और सेकेंडरी का रोल करेगा, लेकिन अब वो जो वाइंडिंग है वो कुछ समथिंग पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। उस वाइंडिंग का कुछ पोर्शन प्राइमरी का की तरह रोल करेगा और उसका कुछ पोर्शन सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह रोल करेगा। इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है। और प्राइमरी वाइंडिंग की पहचान कैसे करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग की पहचान कैसे करते हैं, ये इसको आपको पहले वीडियो में बताया गया था जब वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जा रहा था ट्रांसफार्मर की, कि हमने बताया था जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जिस वाइंडिंग को हम लोग लोड के साथ कनेक्ट करते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि वाइंडिंग तो एक ही है, तो यहाँ पे अलग अलग वाइंडिंग को अलग अलग नहीं कहना है कि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी। यहाँ पे एक ही वाइंडिंग के कुछ पोर्शन जो सप्लाई के साथ कनेक्ट होते हैं उसको प्राइमरी कहेंगे और कुछ पोर्शन जो लोड के साथ कनेक्ट होते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर और डिटेल में आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे लिखा है, अ सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर इज वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन विच अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने बताया कि उसके कुछ पार्ट प्राइमरी वाइंडिंग की तरह रोल करते हैं और कुछ पार्ट उसके सेकेंडरी या पोर्शन सेकेंडरी की तरह, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होता है उस वाइंडिंग का कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉमन होता है। मतलब कुछ ऐसे उस एक सिंगल वाइंडिंग के कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो प्राइमरी की तरफ में भी काउंट होंगे और सेकेंडरी में भी काउंट होंगे, तो उस वाइंडिंग को हम लोग कॉमन वाइंडिंग कहते हैं। ठीक, तो कभी कभी आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पता है विच ट्रांसफार्मर इज नोन एज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको सिंपली आंसर करना है एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज नोन एज ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और कभी कभी विच ट्रांसफार्मर इज नोन एज ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर इज नोन एज ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। मतलब जो भी नॉर्मली कन्वेंशन उनको दिखता है जानते हैं तो वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे लिखा है, द पोर्शन बी सी ऑफ द फुल वाइंडिंग ए बी सी इज नोन एज कन्वेंशनल। तो यहाँ पे हम फिगर के रिस्पेक्ट में समझते भी चलेंगे उसको पढ़ते भी चलेंगे। यहाँ पे देखिए जो वाइंडिंग है उसको हम 3 पॉइंट में डिवाइड किए हैं, ए बी सी। तो इस तरीके से हमारा जो एक सिंगल वाइंडिंग है वो डिवाइड हो गया ए बी पोर्शन में और बी सी पोर्शन में। तो अब बात करेंगे कि जब पोर्शन बी सी अब द फुल वाइंडिंग ए बी सी इज नोन एज ए कन्वेंशनल, तो जो फिगर में हमको बी सी पोर्शन दिखेगा जो कि फुल वाइंडिंग ए बी सी वाइंडिंग का पोर्शन है
उस पोर्शन को ही हम लोग कॉमन वाइंडिंग कहते हैं। ठीक, तो वहाँ पे लिखा भी हुआ फिगर में कि ये वाइंडिंग कौन सा कॉमन वाइंडिंग। फिर इस वाइंडिंग को देखेंगे तो ये हमारा जिसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं जिस पोर्शन को, तो जिस पोर्शन को सप्लाई दे रहे हैं वो कौन सा पोर्शन है, पूरा AC पोर्शन, ए से लेकर के सी तक जो पोर्शन है उसको हम सप्लाई दे रहे हैं। और हम बात करेंगे लोड कितने पोर्शन पे लगाए हुए हैं, तो लोड हम B से C पोर्शन के बीच में लगाए हुए हैं। मतलब किसका पोर्शन, ABC वाइंडिंग का पोर्शन। तो हमने बताया था जिस पोर्शन पे सप्लाई देंगे वो प्राइमरी हो जाएगा, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा A से C तक, और B से C तक लोड लगाए तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन A से C और B से C के बीच में जो BC पोर्शन है वो कॉमन है, तो जो BC है वो कॉमन वाइंडिंग भी कहलाएगा, वो कॉमन। ठीक, अब आगे देखेंगे बिकॉज इट इज़ कॉमन टू बोथ साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है द वाइंडिंग AB इज नोन एज ए सीरीज वाइंडिंग। ठीक, अब बात करें जो रेस्ट पोर्शन है, जो कॉमन वाइंडिंग के बाद का जो रेस्ट पोर्शन जिसको हम AB पोर्शन कहेंगे या AB वाइंडिंग कहेंगे, वो वाइंडिंग क्या कहलाता है, सीरीज वाइंडिंग। कहने का मतलब है जो आपका सिंगल वाइंडिंग था वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉमन वाइंडिंग और BC पोर्शन को कॉमन वाइंडिंग कहेंगे क्योंकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरफ कॉमन है। जो रेस्ट वाइंडिंग है उसको हम लोग कहेंगे सीरीज वाइंडिंग, क्योंकि वो जो कॉमन वाइंडिंग है उसके साथ में सीरीज में जुड़ा है। अब बात करेंगे, आगे लिखा है दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज नोन एज ए वेरिएबल ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर को वेरिएबल ट्रांसफार्मर के नाम से जाना भी जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज नोन एज ए वेरिएबल ट्रांसफार्मर। तो वेरिएबल ट्रांसफार्मर मतलब कि हम जो ट्रांसफार्मर से मिलने वाला आउटपुट है अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, तो जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है वो यानी कि जो डिज़ाइन होता है वो किसी पर्टिकुलर लोड के लिए डिज़ाइन होता है, यानी कि एक बार जिसके लिए डिज़ाइन हो गया फिर उसके बाद उसको हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या है जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसको वेरिएबल ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब एक ये लिमिट के अंदर इसको हम वेरी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हमको लोड को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने लोड के अनुसार सब आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना घटाना है तो उसको हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो पहले मतलब पहले जो स्टेबलाइजर आते थे जिसमें 9 पॉइंट होते थे जिसको आप लोग घुमाते थे, वो एक इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑटो ट्रांसफार्मर का। अब तो डिजिटल आ गए हैं तो उसमें आपको उसको टच करना ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मतलब उसको लोड के हिसाब से आउटपुट को वेरी कर लेता है। लेकिन पहले क्या था कि एक नॉब वाले जिसको हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ाते घटाते थे, वो ऑटो ट्रांसफार्मर का एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम लोग वेरिएबल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो अक्सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि विच ट्रांसफार्मर इज नोन एज वेरिएबल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है ऑटो ट्रांसफार्मर इज नोन एज वेरिएबल ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर 2 नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर इज नोन एज सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एज वेल एज वेरिएबल ट्रांसफार्मर। फिर देखें क्या लिखा, द ट्रांसफार्मर रेशियो फॉर द दिस ट्रांसफार्मर इज सेम एज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होना चाहिए। यहाँ देखें तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लाइन है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर दिस ट्रांसफार्मर इज सेम एज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जब हम इस ट्रांसफार्मर का भी ईएमएफ इक्वेशन की बात करें या ईएमएफ इक्वेशन निकालने के बाद वोल्टेज रेशियो, टर्न रेशियो या ईएमएफ टर्न रेशियो या करंट रेशियो निकालेंगे तो सेम एज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है। तो इसको हम डायरेक्टली नोट कर लेते हैं। तो वोल्टेज रेशियो किसको कहते हैं, V1/V, तो ईएमएफ रेशियो किसको कहते हैं, E1/E2 को, टर्न रेशियो किसको कहते हैं, E1/E2 को, करंट रेशियो किसको कहते हैं। तो हमने आपको टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर करते टाइम में बताया था सारे रेशियोज इक्वल होते हैं, करंट का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट में जैसे अगर आप V1/V2 लिख रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में I2/I1 लिखिए, अगर आप E1/E2 लिख रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में I2/I1 लिखिए। अगर आप
N1 अपन N2 लिखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्ट I1 लिखेंगे। अगर ही आप V2 अपन V1 लिखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में I1 अपन I2 लिखेंगे। अगर आप यही V2 अपन E1 लिखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आप I1 अपन I2 लिखेंगे। अगर आप N2 अपन N1 लिखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में I1 अपन तो कहने मतलब सारे रेशियो सेम बस करंट का आपको लिखा है। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है V1 अपन V2 इक्वल टू E1 अपन V2 इक्वल टू N1 अपन V2 इक्वल टू I2 अपन I2। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। मतलब टू वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में टू वाइंड मतलब ये है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स लेस कॉपर देन द वाइंडिंग require the less copper than the two winding transformer of the similar rating। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो सिमिलर रेटिंग के ट्रांसफार्मर मतलब अगर 120 kVA का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और 120 kVA का ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे रेटिंग तो सेम है लेकिन उसमें यूज होने वाले जो कॉपर होंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में और सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। और टू वाइंडिंग का कन्वेंशन तो टू वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर या सिंगल इसके रिस्पेक्ट में सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होगा जो कॉपर और यूज होगा वो कम से कम यूज होगा। नंबर 2 पे लिखा है ऑटो ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट हायर एफिशिएंसी देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सिमिलर रेटिंग। तो वही बात है यहाँ पे कि अगर दो सिमिलर रेटिंग के ट्रांसफार्मर हैं एक ऑटो है और एक कन्वेंशनल है। ठीक, यानी मतलब एक 120 वोल्ट का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है 120 वोल्ट का ऑटो ट्रांसफार्मर है तो जो इफिशियंसी होगी वो ऑटो ट्रांसफार्मर की टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से बेटर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़ द बेटर वोल्टेज रेगुलेशन देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ द सेम। ठीक, हमने आपको वोल्टेज रेगुलेशन भी समझाया था कि तब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। एक बार आप फिर से अपने को समझ लेते हैं कि हमने बताया था कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है जिसको वीपी कहते हैं एट नो लोड और एट फुल लोड। एट नो लोड हमने बताया तो उसको ओपन कर दिया। फुल लोड मतलब जितने के लिए डिज़ाइन है उसको पूरा का पूरा लोड लगाता है। तो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज मतलब नो लोड पे और फुल लोड पे सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होगा इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए उसी को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तब यहाँ पे समझेंगे कि अगर सिंगल रेटिंग के टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उस केस में भी क्या होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो ऑटो ट्रांसफार्मर का बेटर होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। नेक्स्ट हमारा an auto transformer has a similar size than smaller size sorry an auto transformer has a smaller size than two winding transformer of the same। तो ऐसी बात है अगर हम कोई किसी सेम रेटिंग के दो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे कोई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर है तो जो इसकी साइज़ होगी वो स्मॉलर होगी। किसकी साइज़ ऑटो ट्रांसफार्मर की साइज़ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से स्मॉलर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है secondary terminal voltage V can vary secondary terminal voltage V can vary in two transformer। secondary terminal voltage V can vary in two ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है उसको हम वेरी कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में लेकिन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने बताया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसके लिए डिज़ाइन किया जाएगा वो फिर उसी के लिए वर्क करता है। लेकिन
और लोड के हिसाब से हम लोग सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था जो ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगर हमको सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को बढ़ाने घटाना है तो जो सेकेंडरी साइड का जो लोड वो जिस पॉइंट पर कनेक्ट होगा मतलब उसको अगर हमको अपने ज़रूरत के अनुसार बढ़ाना है तो नॉब के हेल्प से मतलब हम लोग नॉब की हेल्प से आउटपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नॉब जो होता है जब हम कम ज़्यादा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते और घटते हैं। तो जब बढ़ता है तो आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाता है और जब घटता है तो आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को समझने के लिए हम लोग को जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर था उसको ध्यान में रखना था। तो पहले हमको समझना है क्या कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर था उसकी पहली प्रॉपर्टी बताई गई थी देयर इज नो रेजिस्टेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब the winding resistance is negligible in primary and secondary state। ये बताया तो अब वाइंडिंग में हमें रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने बताया था वाइंडिंग का मतलब क्या कॉइल, अब कॉइल का मतलब आर तो प्राइमरी साइड में R1 एक्सपेंड बताएंगे, सेकेंडरी साइड में R2 एक्सपेंड बताएंगे। फिर इसी तरह हमने बताया था कि वहाँ पे दो लॉस होता है, एक कोर लॉस होता है और आयरन, कोर लॉस और आयरन लॉस। ठीक, कोर लॉस और आयरन लॉस हमने बताया था डिवाइड हो जाता है एडी करंट लॉस में और हिस्टैरिसीस लॉस में। एडी करंट लॉस को जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है हिस्टैरिसीस लॉस को रिप्रेजेंट करता है से जो मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन होता है उससे हम हिस्टैरिसीस लॉस होता है। आइडियल करंट में बताया था जो हीट हो जाता है वो फिर इस तरीके से हमारा एक वाला सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ बीच में हमको यहाँ पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करना था। उस पैरेलल लाइन को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक कोर। पैरेलल लाइन कहाँ रहेगा इन दोनों वाइंडिंग के बीच में जिसको डॉटेड लाइन से घेरा हुआ है। फिर प्राइमरी साइड पर V1 सप्लाई दिखा देंगे, सेकेंडरी साइड पर लोड दिखा देंगे जिसके क्रॉस पर वोल्टेज V2 मिलेगा। इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सारे नोटेशन बताया कि पहले को बताया जा रहा है R1 क्या है, आर द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। एक्शन हिस्ट्री क्या है देखिए रिएक्टिव ऑफ द वाइंडिंग आर नॉट विच को सिंगल की एक्शन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। तो हम बात करेंगे कि थ्री फेज सर्किट जब हमने सेकेंड यूनिट के लास्ट चैप्टर में पढ़ा जाता है। हमने बताया था थ्री फेज सर्किट दो टाइप्स के होते हैं, एक थ्री फेज स्टार सर्किट होता है, थ्री फेज डेल्टा सर्किट होता है। यानी कि जब थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे तो यानी कि उस ट्रांसफार्मर में जो वायरिंग का कनेक्शन होगा या तो स्टार फॉर्मेट में होगा या तो डेल्टा फॉर्मेट में। अब हमने बताया था कि वायरिंग ट्रांसफार्मर में एक क्या होता है इनपुट वायरिंग, एक मतलब एक प्राइमरी वायरिंग होता है, एक सेकेंडरी वायरिंग होता है। तो एक वाइंडिंग पे जो एक मतलब एक साइड में एक जगह पर अगर प्राइमरी साइड में वाइंडिंग का जो कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग का कनेक्शन है वही थ्री फेज ट्रांसफार्मर का टाइप होगा। कहने का मतलब अगर प्राइमरी साइड में वाइंडिंग्स का कनेक्शन डेल्टा में और सेकेंडरी साइड में भी वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा में, तो उस केस में हम क्या कहेंगे डेल्टा टू डेल्टा थ्री फेज ट्रांसफार्मर।
और प्राइमरी साइड में हमारा वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार और सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा है, तो उस टाइम हम कहेंगे स्टार टू डेल्टा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगर किसी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हमारा प्राइमरी डेल्टा में कनेक्ट है और सेकेंडरी हमारा स्टार में कनेक्ट है, तो उस केस में हम कहेंगे डेल्टा टू स्टार थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगर किसी केस में प्राइमरी भी डेल्टा स्टार में कनेक्ट है, सेकेंडरी भी स्टार में कनेक्ट है, तो उस केस में हम कहेंगे स्टार टू स्टार थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन में कि थ्री फेज सर्किट होते कितने टाइप के हैं, तो आपको सेकेंड में क्लास सेक्टर में डिस्कस किया गया कि ये दो टाइप होते हैं, थ्री फेज स्टार, थ्री फेज डेल्टा। और ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी का है, एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में किस टाइप का कनेक्शन और सेकेंडरी में किस टाइप का कनेक्शन, अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप सिंपली उसके कितने मैक्सिमम टाइप हो सकते हैं ये आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने समझा दिया कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम 4 टाइप कनेक्शन हो सकते हैं, डेल्टा टू डेल्टा थ्री फेज स्टार ट्रांसफार्मर, एक स्टार टू स्टार थ्री फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर, एक स्टार टू डेल्टा थ्री फेज ट्रांसफार्मर, एक डेल्टा टू स्टार थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इतने मैक्सिमम कनेक्शन हो सकते हैं। तो आइए यहाँ थोड़ा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर में बी कनेक्टेड आइदर इन स्टार और इन डेल्टा। ये हमने बता दिया आपको। In the same manner as per the three single phase transformers, since the secondary may be connected either in star or delta। ठीक, और किसी भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर को जो प्राइमरी होगा या तो स्टार में लगा हुआ है तो डेल्टा, और सेम में उसी ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होगा या तो स्टार में लगा तो डेल्टा में, रिगार्डलेस of which connection is used for the primary, there must be फेज ऑफ कनेक्शन वोल्टेज। मतलब प्राइमरी में किस टाइप से मतलब है, सेकेंडरी में आपको कोई नहीं, इसमें जो पहला टाइप है स्टार टू स्टार कनेक्शन। तो हर ट्रांसफार्मर कनेक्शन में कुछ विशेषता होती है, तो उसके बारे में किया गया है यहाँ पे। इट कीप्स द लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज। इट इज़ इकोनॉमिकल फॉर द स्मॉल रेटिंग। ठीक, ये इकोनॉमिकल होता है स्मॉल रेटिंग हाई वोल्टेज के लिए, स्मॉल रेटिंग हाई वोल्टेज के लिए, एज द नंबर ऑफ फेज एंड द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशियो। ठीक, तो इसमें करना क्या है, स्टार टू स्टार में हम इनको प्राइमरी यहाँ पे तीन अलग अलग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कनेक्शन डायग्राम समझ लेंगे। क्या करना है आपको कि स्टार सर्किट में आपको बताएगा तो देन थ्री वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड एज इन द मैनर वेयर one terminals of each winding connected to a common point in another three-phase star circuit। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तीन वाइंडिंग ऊपर ले लेना है, जो तीन वाइंडिंग ऊपर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से डिनोट है वो प्राइमरी साइड के हैं, और जो D1 D2 E1 E2 और F1 F2 से डिनोट है वो सेकेंडरी साइड के हैं। ठीक, तो प्राइमरी साइड को किसे कहते हैं, सेकेंडरी साइड ये बार बार बताया गया, जिधर सप्लाई दिखाएंगे उसको प्राइमरी कहेंगे, जिधर लोड दिखाएंगे उसको सेकेंडरी करेंगे। तो ऊपर देखिए थ्री फेज सप्लाई लिखे हैं, इसलिए हम लोग उसको प्राइमरी कहते हैं, और नीचे हम थ्री फेज लिखे हैं उसी वायरनेस के नीचे, तो उसको सेकेंडरी कहेंगे। ठीक, तो इसमें कनेक्शन में आपको ये ध्यान देना है कि क्या कि अगर हमको थ्री स्टार कनेक्शन करना है तो तीन वाइंडिंग जो है प्राइमरी के A1 A2 B1 B2 और C1 C2 उनका एक टर्मिनल करना है, क्या करना है, कॉमन पॉइंट से आपस में जोड़ देना, बाकी जो टर्मिनल उसको सप्लाई के लिए यूज करना है। इसी तरह डेल्टा सेकेंडरी में क्या करना है, D1 D2 E1 E2 और F1 F2 के ये जो तीन वाइंडिंग उनके एक टर्मिनल किसी कॉमन पॉइंट से जोड़ देना, और बाकी जो तीन टर्मिनल उनको लोड के लिए, लोड कनेक्शन के लिए रखना है। तो इस तरह से हमारा थ्री फेज स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो जाएगा। तो वोल्टेज रेशियो और जो करंट रेशियो निकाला गया है, तो VL2/VL1 मतलब VL2 मतलब लाइन सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज को, 2 का मतलब सेकेंडरी और VL का मतलब लाइन वोल्टेज, और VL1 का मतलब प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज। तो प्राइमरी सेकेंडरी जो मेरा डेल्टा में है, सॉरी स्टार में है, और प्राइमरी भी स्टार में है। तो हमने थ्री फेज स्टार सर्किट में पढ़ा था क्या कि VL = BP√3। तो यहाँ पे हम लोग VL2 को चेंज कर देंगे किससे, √3 × BP2, और VL1 को चेंज कर देंगे √3 BP1 से।
रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी पी टू अपन वन इज इक्वल टू हो जाएगा एन टू अपन एन वन। और करंट रेशियो जब इसी तरह निकालेंगे तो आई आई एल टू अपन आई एल वन लिखा हुआ है, तो आई एल टू मतलब इसको पढ़ेंगे टू मतलब सेकेंडरी और आई एल मतलब लाइन सेकेंडरी लाइन करंट और प्राइमरी लाइन करंट आई एल वन को पढ़ेंगे प्राइमरी। फिर बात करेंगे सेकेंडरी भी स्टार में और प्राइमरी भी स्टार में, और स्टार सर्किट में हमने पढ़ा था आई एल बराबर आई पी, इसलिए आई एल टू को चेंज करेंगे आई पी टू से और आई पी को चेंज करेंगे आई पी वन से। और हमने बताया था करंट रेशियो टर्न रेशियो का अपोजिट होता है, या वोल्टेज रेशियो का रेशियो का अपोजिट, तो इसलिए अगर ये 2/1 है कि टर्न का रेशियो n/2 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन आपको अभी समझाया गया, इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी में जो थ्री फेज वाइंडिंग्स हैं वो आपस में डेल्टा कनेक्टेड हैं, सेकेंडरी में भी जो थ्री फेज वाइंडिंग है आपस में डेल्टा कनेक्टेड है, इसलिए डेल्टा टू डेल्टा थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक, अब इसका पर्पज़ देख लेते हैं ये कहाँ यूज होता है। यहाँ पे लिखा है दिस एलिमेंट इज यूजली यूज्ड इन अ सिस्टम विच कैरीज लार्ज करंट एट लो वोल्टेज एंड स्पेशली व्हेन द कनेक्टिविटी ऑफ service is to be maintained even though one of phases develop fault किसी पे the conductor is required of a smaller crossings। इसमें देखेंगे कनेक्शन, तो इसमें क्या करना है, प्राइमरी साइड के जो वाइंडिंग्स हैं उसको डेल्टा में जोड़ देना है और सेकेंडरी साइड के भी वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़ देना है। तो डेल्टा कनेक्शन करते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हमने थ्री फेज डेल्टा सर्किट को डिफाइन किया था कि व्हेन थ्री वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड दैट इज नोन एज थ्री फेज डेल्टा सर्किट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया गया है, नीचे आपको डेल्टा सर्किट बनाया गया है कि प्राइमरी के तीन वाइंडिंग्स लिए गए हैं A1 A2 P1 A2 और C1 C2। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम समझना चाहेंगे कि इनको डेल्टा बनाते क्या हम देखेंगे क्या कि ए जो C2 और A1 मतलब जो थर्ड फेज का C2 टर्मिनल और जो फर्स्ट फेज का A1 टर्मिनल वो पॉइंट ए से कनेक्ट है। इसी तरह जो फर्स्ट फेज का A2 टर्मिनल और सेकंड फेज का जो B1 टर्मिनल वो पॉइंट बी से कनेक्ट है। इसी तरह जो आपका सेकंड फेज का B2 टर्मिनल और थर्ड फेज का C1 टर्मिनल वो एक पॉइंट सी से कनेक्ट है। कहने मतलब अगर जब हम इस कनेक्शन को देखते हुए समझ करके जब कनेक्शन करेंगे तो उस तरीके से होने वाले कनेक्शन को ही हम लोग थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सर्किट कहेंगे। इसी तरीके से अगर हमको थ्री फेज सेकेंडरी का भी कनेक्शन करना है तो हमको इस चीज़ का ध्यान देना है क्या कि जो फर्स्ट जो सेकेंडरी जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो फर्स्ट फेज का D2 टर्मिनल वो सेकंड फेज की E1 टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा सेकंड फेज का E2 वो E1 थर्ड फेज की F1 से जुड़ा, और जो हमारा थर्ड फेज का F2 वो फर्स्ट फेज की D1 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से होने वाले कनेक्शन को हम थ्री फेज डेल्टा कनेक्टर कहते हैं। तो जो जिधर लोड लगाते हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं, जिधर सप्लाई लगाते हैं उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और फिर रेशियोज़ को समझ लेंगे तो वोल्टेज रेशियो आपको बताया गया है VL2 मतलब सेकेंडरी और VL का मतलब लाइन वोल्टेज, तो इसको पढ़ेंगे क्या सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, और VL1 को पढ़ेंगे सेकेंडरी प्राइमरी लाइन वोल्टेज। तो हमने बताया यहाँ पे डेल्टा टू डेल्टा है, यानी कि सेकेंडरी भी डेल्टा में और प्राइमरी भी डेल्टा में है। हम लोग बात किए थे क्या कि थ्री फेज डेल्टा सर्किट में VL बराबर VP होता है, तो यहाँ पे हम लोग VL2 को चेंज करेंगे VP2 से और VL1 को चेंज करेंगे VP1 से। और वहाँ पे जो करंट रेशियो होता है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में आपस में, वो अगर 1/2 है V1/V2 है तो करंट को लिखते हैं सॉरी टर्न को लिखते हैं N1/N। तो यहाँ पे VP2 अपन VP1 है, यहाँ पे लिखेंगे क्या N2/N1। इसी तरह करंट रेशियो को, तो करंट रेशियो IL2/IL1 यानी कि सेकेंडरी करंट लाइन करंट और प्राइमरी लाइन करंट। तो सेकेंडरी जो लाइन करंट है वो चेंज हो जाएगा √3 IP2/√3 IP1 से। तो √3 कैंसिल IP2/IP1 और IP2 को पढ़ेंगे सेकेंडरी फेज करंट, IP1 को प्राइमरी फेज करंट, और जो कि बराबर होगा करंट का रेशियो टर्न्स के रिस्पेक्ट में उल्टा, तो ये N1/N2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह देखेंगे हम लोग स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा कहाँ यूज होता है पहले इसको समझ लेंगे। सच कनेक्शन आर यूज वेयर द वोल्टेज स्टेप डाउन फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, सच कनेक्शन इस टाइप के कनेक्शन जो यूज होते हैं
यहाँ पे वोल्टेज को स्टेप डाउन करना था, फॉर एग्जाम्पल इन डायोड ट्रांसमिशन में। अब स्टार टू डेल्टा का मतलब है कि प्राइमरी में जो वाइंडिंग का कनेक्शन करना है स्टार में रखना है, और सेकेंडरी में वाइंडिंग का कनेक्शन करना है वो डेल्टा में रखना है। ठीक। तो स्टार में कनेक्शन करने के लिए बताया गया जो जो 3 सिंगल वाइंडिंग्स उनको हम क्या कर देना है, स्टार में जोड़ देना है, और सेकेंडरी में जो 3 सिंगल वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़ देना है। तो इस तरह से तैयार होने लगा फिर स्टार टू डेल्टा ट्रांसफर कनेक्शन करते हैं। ठीक। इसका भी वोल्टेज रेशियो करंट रेशियो इसी तरह हम लोग समझ लेंगे। अगर वोल्ट स्टार में कनेक्शन है तो किस तरह से वो रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा में है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का डेल्टा टू स्टार। तो डेल्टा टू स्टार कहाँ यूज होता है वो समझ लेंगे हम लोग। तो डेल्टा टू स्टार बताया जा रहा है सच कनेक्शन आर यूज वेयर इट इज़ नेसेसरी टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ द हाई टेंशन ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो स्टार टू डेल्टा तो एंड ऑफ द ट्रांसमिशन है, और जो डेल्टा टू स्टार हो ये बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसमिशन है। तो फिर यहाँ पे डेल्टा यानी कि प्राइमरी को डेल्टा में रखना है और सेकेंडरी को स्टार में रखना है, तो कनेक्शन करेंगे। इस तरीके से हमारा कनेक्शन जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के इस तरह से 4 कनेक्शन है जो कंप्लीट हो गए, जिनका पोटेंशियल रेशियो बताना है और करंट रेशियो समझाना है। ठीक। करंट वोल्टेज रेशियो क्या है, VL2/VL1 इक्वल टू √3 Vp2/Vp1, Vp2/Vp1 की चेंज तो N2/N1 हो जाएगा, यानी कि √3 ब्रैकेट में N2/N1। और करंट रेशियो IL2/IL1 इक्वल टू IP2/√3 IP1। तो यहाँ से जो हम लोग लिखेंगे तो क्या जब 1/√3 ब्रैकेट में N1/N2 होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के लिए।